हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री को। सबसे पहले जाने चैप्टर का जो नाम है कैलोरीमेट्री, इसका मतलब क्या हुआ है। कैलोरी जो है ना एक्चुअली हीट का यूनिट है। वैसे तो हीट का यूनिट एसआई यूनिट जूल है, लेकिन कैलोरी में भी उसको मेजरमेंट करते हैं। और मेट्री, कैलोरीमेट्री मतलब कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का वो पार्ट जिसमें हम लोग कैलोरी को मेजर करेंगे, हीट को मेजर करेंगे, ठीक ना। इनडायरेक्ट कहो मेजरमेंट ऑफ हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री, ठीक है। कैलोरीमेट्री, चलो एक लाइन में डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। इट इज ब्रांच ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स in which we study about the measurement of heat. ना मेजरमेंट ऑफ हीट को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए कैलोरीमेट्री में कौन कौन सा टर्म जानना जरूरी है, उसके बाद जो है प्रॉब्लम सब बहुत आसानी से बनते जाएगा और बहुत ही आसान चैप्टर है। कैलोरीमेट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक ना। इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। चलो इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पूछ दे कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे कि वाटर के यूनिट मास को, जैसे मान लो कह दिए 1 kg मास को टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने में जो हीट लगे वही हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अगर कहा जाए कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो कॉपर का यूनिट मास, अगर मान लो एसआई यूनिट का बात करें तो 1 kg कॉपर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जो हीट का ज़रूरत पड़े वो हो गया कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब अलग अलग जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है। इससे एक बात तो पता चल गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मेनली किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या लिखें? तो देखो जी, इसका डिफिनीशन लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट which is required to increase the temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि देखो जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, खैर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जनरल बात करेंगे। वाटर के लिए जो स्पेशल केस होता है कैलोरी मेजरमेंट में, वहाँ पर कुछ बात आपको बताएंगे। पहले यहाँ देखा जाए, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ यूनिट मास ऑफ substance is called a specific heat capacity of that substance, ठीक ना। कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी मटेरियल के यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट से चेंज करने के लिए जितना हीट देना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो इसको ऐसे समझो,
देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका टेम्परेचर जितने ज़्यादा बढ़ाना चाहोगे उतना हीट देना पड़ेगा ना। यानी समझो हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर, है ना। चेंज इन टेम्परेचर जितने ज़्यादा चाहते हो हीट उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। साथ में जानो हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब कि अगर मान लो 1 लीटर पानी है और उसको गर्म करना है, उसको मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाना है 1 लीटर पानी को, और अगर 10 लीटर पानी को ले जाना है तो जाहिर है 10 लीटर में ज़्यादा पानी लगेगा कि नहीं। यानी अगर हम मास को बढ़ाते जाएं सब्सटेंस के तो हीट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी समझ लो कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर का भी है और मास का भी है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और चेंज इन टेम्परेचर, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर कांस्टेंट दिए और इस कांस्टेंट को एस बोल दिए और एस को ही क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, देखो जी डिफिनीशन जो है ना इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। कैसे? मास अगर 1 हो, यूनिट हो, चेंज इन टेम्परेचर 1 हो, तो ये 1 तो एस किसके इक्वल, हीट के, डेल्टा एच के। यानी हम लोग बोलेंगे 1 kg मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने में जो हीट लगा वही हीट को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जनरली इस फार्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं एम एस डेल्टा थीटा। ठीक ना, एम को पहले लिख देते हैं, एस को बीच में लिख देते हैं। क्लियर है बात? चलो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस के यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट से चेंज करने में, यानी अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो 1 kg कोई भी सब्सटेंस को 1 डिग्री से बढ़ाने में, देखो 1 डिग्री से बढ़ाओ चाहे 1 केल्विन से चेंज करो, दोनों तो एक ही है, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करोगे तो अपने आप 1 केल्विन से चेंज हो जाएगा। तो ये भी अगर बोल दो कि 1 केल्विन से चेंज करने में जो हीट लगे तो वो भी गलत नहीं होगा। अगर ये पूछा जाए कि इसका यूनिट क्या होगा तो देखो एस इजकल टू डेल्टा एच बाई एम डेल्टा थीटा। तो इसका अगर यूनिट अगर हम लोग देखेंगे तो जाहिर है डेल्टा एच का यूनिट जो है वो जूल हो गया और मास केजी, और पर केल्विन बोलो पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखो याद रखना पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे 1 केल्विन से बढ़ाओ, दोनों एक ही। ठीक है, तो लिखने के लिए पर केल्विन लिख सकते हो, अगर पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा रहे तो उससे कोई फर्क होने को नहीं है। ठीक, तो चलो ये तो हम लोग समझ गए, इसको नोट कर लो। आइए अब हम लोग एक सेकेंड टर्म पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है हीट कैपेसिटी। देखो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, अभी हम लोग पढ़े, और जो हीट कैपेसिटी है ना वो मटेरियल पर नहीं ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को हम कितना हीट दें जिससे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए, तो जो हीट दिए वही हो गया पेन का हीट कैपेसिटी। ठीक ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट का मास कितना इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो जैसे अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे डेल्टा एच इजकल टू एम एस डेल्टा थीटा, तो मास से कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर को 1 से बढ़ाने में जो हीट लगा उसी को हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यानी इनडायरेक्टली कहो ये अगर 1 हो जाएगा तो एम एस ना डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा। यानी जब हीट कैपेसिटी वर्ड बोला जाए ना तो माइंड में समझना एम इंटू एस दिया हुआ है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। यानी इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड
which is required to increase the temperature by 1 degree centigrade of a given mass of object. अब मास कितना है वो नहीं मालूम, गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक, थोड़ा समझना है इसको, यानी हीट कैपेसिटी निकालना है, यानी m इंटू एस निकालना। ठीक ना, जब भी किसी क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी दिया रहे तो समझ लेना एम एस दिया हुआ है, जाहिर है एम एस हो गया डेल्टा एच बाई डेल्टा थीटा। तो बोलो यूनिट क्या हो गया इसका, डेल्टा एच हो गया जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो हम लोग यही बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना मास है उससे हमको मतलब नहीं है, किस मटेरियल से बना है उससे मतलब नहीं है, उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने में जो हीट लगा उस हीट को हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी, यानी इनडायरेक्टली वो एमएस का ना वैल्यू बता दिया। ठीक है, चलो इसको भी लिख लें। चलिए आइए अब हम लोग थर्ड पॉइंट में सीखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी क्या। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बोलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जो हीट लगे। ठीक है, डिफिनीशन बोल देंगे, द अमाउंट ऑफ हीट which is required to increase the temperature by 1 degree centigrade of 1 mole of substance। ठीक, जैसे स्पेसिफिक में बोले थे यूनिट मास, यहाँ 1 मोल बोले। फॉर्मूला लिखेंगे तो एन सी डेल्टा थीटा। ठीक ना, याद रखना डेल्टा थीटा क्या है जी, चेंज इन टेम्परेचर। और ये हमेशा याद रखना, जितने बार भी डेल्टा थीटा लिखें, डेल्टा थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। चेंज इन टेम्परेचर जो है कैलोरीमेट्री में हमेशा क्या लिखना है, ऑलवेज पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़े तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, टेम्परेचर घटे तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लेंगे, लेकिन हमेशा ये क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। देखो जी, मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से डिनोट किए। एन हो गया नंबर ऑफ मोल, डेल्टा थीटा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, और कितना हीट दिए। ठीक, तो देखो जी, इस फॉर्मूला से भी डिफिनीशन निकाल सकते हो। एन अगर 1 हो, डेल्टा थीटा 1 हो, तो सी किसके इक्वल, डेल्टा है। यानी बोलेंगे कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मटेरियल हो, उसके टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएं तो जो हीट लगेगा उसी को बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। सोचो तो C इक्वल टू डेल्टा एच बाई एन डेल्टा थीटा। पूछा जाए यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, जूल पर मोल पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड जो कहो। 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाने में जो हीट लगा वही हो गया मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर है, चलो यहाँ तक तो सीखे, इसको भी लिख। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि 1 कैलोरी हीट जो है किसको बोले। देखो ये समझना, वाटर के 1 ग्राम अमाउंट को, मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने में जो ज़रूरत पड़ेगा हीट का, वही हो गया 1 कैलोरी हीट। ठीक ना, बोल सकते हैं इसका डिफिनीशन
the amount of heat which is required to increase the temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे स्टैंडर्ड डिफिनीशन जो है वो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास के बजाय ऑफ सीधे बोलेंगे 1 ग्राम, 1 ग्राम मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 कैलोरी। तो ठीक, अब तुमसे कोई कहे कि तो ये बतलाइए कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो, ठीक है, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। मास जो है कह रहा 1 ग्राम, केजी में बदलें 10 टू दी पावर -3 यानी 1000 से डिवाइड करती। और ये जानना कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड बोलो चाहे पर केल्विन बोलो, ठीक। देखो इसको समझना, 1 केजी वाटर को अगर गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए इतना हीट का ज़रूरत पड़ता है। इतना हीट जब दोगे ना तब जो है टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से चेंज होता है। अब देखो, जैसे इस बात को ऐसे समझना, मान लो तुम जैसे वर्क ही करते हो, हाथ को रगड़ रहे हो, ठीक है ना, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है ना। अगर जिम में प्रैक्टिस ही करता है आदमी, उसमें भी जो है बॉडी वार्म अप होता है, हीट प्रोड्यूस होता है ना। तो नहीं बोलता है कि कैलोरी बर्न हो रहा है, बर्न होते जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर तुम 1 कैलोरी अगर कैलोरी माने 1 कैलोरी को बर्न करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको इतना हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज हो। देखो यहाँ वैल्यू पुट करके बतला दे रहे। एस का वैल्यू 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड और चेंज इन टेम्परेचर 1। देख लो इसको सॉल्व करके 4.2 जूल आया। मतलब कि याद रखना 1 कैलोरी हीट जो है एक्चुअल में कितने के इक्वल होता है, 4.2 जूल, है ना। एक तरह से कन्वर्सन का भी काम करेगा। 1 कैलोरी 4.2 जूल, या इसी को बोल सकते हो 1 जूल हो गया 1/4.2 कैलोरी। एक ही बात हुआ, है ना। यानी कि अगर तुम 4.2 जूल वर्क करोगे, ठीक ना, वर्कआउट कर रहे हो तुम, तो 4.2 जूल वर्क करोगे तो समझ लो कि 1 कैलोरी को लूज करती है। प्रत्येक 4.2 जूल 1 कैलोरी से रिलेटेड है। क्लियर है। तो चलो इसको भी लिख लिया जाए, ठीक ना। सबसे पहले जो है इस टॉपिक में जो भी थियोरिटिकल कंटेंट है उसको प्रॉपर वे में समझा दे रहे हैं, और फिर आएंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे बनाएंगे। बाकी चैप्टर के तुलना में ये सब बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन भी पकड़ में आ जाएगा। देखो जी, एक टर्म होता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मतलब क्या हुआ जी, हिंदी में इसका खोजोगे मीनिंग तो लिखेगा गुप्त ऊष्मा।
मतलब कि हीट पता नहीं चल रहा है। जैसे समझो तुम पानी को गर्म करो, हीट देते जाओ, वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते 100 होगा, और उसके बाद तुम हीट दो, कितना भी हीट दो, अब टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होने वाला नहीं, टेम्परेचर वहीं पर फिक्स हो गया। जब तक कि वो पूरी तरह से स्टीम में न बदल जाए उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं। तो सोचो हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, हीट दे रहे हैं तो बोलते हैं हीट कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, लैटेंट हीट, मतलब छुपा हुआ हीट है। अब चलो जैसे आइस है, आइस अगर मान लो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और तुम उसको हीट दोगे तब -20 से मान लो -15 पर आया, -10 पर आया, बढ़ते बढ़ते 0 पर आ गया, -20 से 0 आ गया। और उसके बाद भी अगर तुम हीट दे रहे हो तब तुम देखोगे क्या इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, -20 से 0 तो आया, लेकिन अब वाटर आइस पिघलना शुरू हो गया, वो वाटर में कन्वर्ट होने लगा, और टच कर रहे हैं तो अभी भी 0 के 0 है, थर्मोमीटर से चेक करें अभी भी 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है। यानी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने वाला नहीं है जब तक वो पूरी तरह से वाटर में न बदले। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं और उसका स्टेट चेंज हो रहा हो, सॉलिड से वो लिक्विड में बदले, लिक्विड से वेपर में बदले, और टेम्परेचर ना चेंज हो, तो उस हीट को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। ठीक ना, यानी बोलेंगे क्या, इसका अगर डिफिनीशन लिखा जाए, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज required to change the state of substance, ठीक ना, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और फ्रॉम liquid to gas at constant temperature is called latent heat। यानी टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, उसके स्टेट में चेंजिंग हो रहा। अगर तुमसे कोई कहे कि आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और वाटर भी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दोनों 1 kg है, बतलाओ ज़्यादा हीट किसके पास है, तो बोलेंगे छूने पर गर्म तो दोनों बराबर लगेगा, थर्मोमीटर से दोनों का रीडिंग सेम आएगा, लेकिन बोलेंगे क्या कि वाटर के पास ज़्यादा हीट है, क्योंकि आइस को हम हीट देंगे तब ना वाटर में बदलेगा, यानी वो वाटर आइस से ज़्यादा एनर्जी स्टेट में है ना। ठीक है, तो ऐसे हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट में भी 2 तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, एक बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, ये फ्यूजन हो गया, और एक बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में जो है लिक्विड किस में बदल गया, वेपर में बदल गया। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो, वो फ्यूजन हो गया, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, ठीक ना, मतलब फार्मूला के आधार पे आगे सीखोगे, लिक्विड से वो गैस बने, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, फार्मूला सेम यूज होता है, तो हम लोग उस समय उसको वेपोराइजेशन नाम देंगे। तो पहले तो आप इसका डिफिनीशन लिख लें। आइए अब हम लोग सीखते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या। तो देखो इसका डिफिनीशन यही देंगे कि कोई भी सब्सटेंस के यूनिट मास को
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देना पड़े, टेम्परेचर चेंजिंग का बात नहीं हो रहा, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट देना पड़े, यही ना। यानी बोलेंगे क्या, इसका जो डिफिनीशन है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू change the state of unit mass of substance। मान लो 1 kg है, ऐसा यूनिट के लिए बात करेंगे तो कोई भी सब्सटेंस के यूनिट मास यानी 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक ना, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, ठीक ना, क्या बोले, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट टेम्परेचर, या यहाँ लिख दे रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पे वो पिघलना शुरू हो जाता है, इज कॉल्ड latent heat of fusion, ठीक ना, latent heat of fusion। इसका फॉर्मूला, इसमें टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, जैसे लिखते थे ना ms डेल्टा थीटा, तो यहाँ s न लिख के L लिखते हैं, latent heat of fusion हो या latent heat of vaporization हो, तो बोलेंगे क्या कि डेल्टा H इजकल टू ml। अब अगर फ्यूजन के लिए F लिखना चाहते हो तो लिख दो F, नहीं तो बस L ही लिख के छोड़ दो। चेंज इन टेम्परेचर का तो इसमें बात ही नहीं है। देखो, इससे भी, इस फार्मूला से भी बोल सकते हो, मास जब 1 kg हो तो जो हीट लगे उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ठीक है, L का वैल्यू डेल्टा H बाई M, तो यूनिट क्या हो गया जी, जूल पर केजी, ठीक ना, जूल पर केजी। अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो 1 kg के लिए जो जूल लगा, जितना हीट लगा, ठीक है। देखो, बेहतर होगा कांस्टेंट टेम्परेचर लिखे, सही है, यहीं पे लिख दे रहे हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक ना। मेल्टिंग पॉइंट पर कोई भी सब्सटेंस के यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट लगे उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो इसको नोट कर लिया जाए। देखो जी, फिर से वही डिफिनेशन, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन समझ ही रहे हो, वेपर से रिलेटेड है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो इसका भी डिफिनेशन हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट इट्स वेपर पॉइंट, लिख दो, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। फार्मूला तो उसका भी यही रहेगा, L से ही डिनोट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। यानी कि हम लोग दो बात सीखे, जब टेम्परेचर में चेंजिंग हो किसी ऑब्जेक्ट का तो डेल्टा H का फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा लिखेंगे, और जहाँ पे केवल स्टेट चेंजिंग हो वहाँ लिख देंगे डेल्टा H इजकल टू ml, जहाँ टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं हो, लेटेंट हीट का जहाँ बात हो, ठीक है ना। तो चलो इसको भी नोट कर लो।
देखो जी, एक बात हम लोग सीखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर में जो चेंजिंग होगा, फार्मूला को किस तरह से यूज करेंगे। चलो इसको थोड़ा समझाते हैं, कोशिश करना। जैसे मान लो तुमसे कहा गया कि तुम्हारे पास जो है m kg ऑफ आइस है एट -θ डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी होगा, -40 हो गया, -50 हो गया, ठीक। और तुम इसको हीट दिए जा रहे हो, हीट अनलिमिटेड दिए जा रहे हो, तब क्या होगा। तो बोलेंगे अगर आइस को हीट दे रहे हो और आइस माइनस में है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और कब तक टेम्परेचर बढ़ेगा, जब तक कि आइस 0 पे न पहुंच जाए। यानी समझो m kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोचो -θ0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ ना। और टेम्परेचर में जब चेंजिंग हो, फॉर्मूला लिखेंगे ms डेल्टा थीटा, ठीक। तो m तो मास है, s क्या है, तो बोलेंगे s है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। देखो जी, इसको हम डेल्टा H1 बोल रहे हैं। m आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखना होगा। क्वेश्चन पूछेगा तो देगा कि 1 kg आइस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने में क्या हीट पड़ता है ज़रूरत, तो वो हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। चेंज इन टेम्परेचर फाइनल 0 है, इनिशियल -θ0 है, तो सोच लो 0 माइनस θ0 तो +θ0 हो गया। यानी फार्मूला हो गया m स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस थीटा। चलो ये फार्मूला निकला। अब चाहते तो हम लिख देते हैं 5 kg है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम वो नहीं, हम सिंबॉलिक फॉर्म में बता रहे। यानी आइस माइनस पर है, उसको 0 पे पहुंचा है। अब चलो, अब आइस 0 पर है और अभी भी हम हीट दे रहे हैं, तब क्या होगा। तो पहले आइस जो है वाटर में बदलेगा, तो बोलेंगे m kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। जब टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं हो तब फॉर्मूला यूज कर लेना, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में बदला है, मेल्टिंग पॉइंट पे ये बात हुआ है, तो क्या बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, यानी 1 kg आइस को वाटर में बदलने के लिए कितना हीट देना पड़ता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ऐसे कैलोरी में बोलोगे 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, लेकिन खैर वो सब वैल्यू दिया रहे, अभी उसके बारे में मत सोचो, हम लोग आगे प्रॉब्लम बनाएंगे तो प्रॉपर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसके साथ बनाएंगे, ठीक है। अब चलो, अभी भी तुम हीट दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, क्या होगा। तो बोलेंगे क्या कि वाटर के टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 100 तक कर सकते हो। m kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कारण के 100 से तो ज़्यादा होगा नहीं। अब डेल्टा H3 बोलेंगे m SW डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा 100 माइनस 0, तो यहाँ ठीक है, अगले स्टेप में लिख दे रहे हैं MSW 100 माइनस 0, MSW 100, ठीक। चलो जी, इतना हीट लगा तो देखो m kg आइस जो माइनस पे था वो 100 डिग्री वाटर में बदल चुका। अब चलो, अभी भी तुम्हारा हीट देना बंद नहीं हुआ। अब जाहिर है अभी भी अगर हीट सप्लाई जारी रखोगे तब तो ये वाटर वेपर में बदलेगा। m kg ऑफ स्टीम, याद रखना वेपर और स्टीम में
थोड़ा फर्क पड़ता है। फर्क क्या है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए और तब वो वेपर में बदलता है, तो उस वेपर को हम लोग स्टीम बोलते हैं। और नॉर्मल वेपर तो ऑल टेम्परेचर पर बनता है। जैसे मान लो कपड़ा भिगो के छत पे रख दिया, वेपर बन के पानी उड़ गया, तो वेपर ऑल टेम्परेचर पे बनता है, लेकिन स्टीम हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है। तो ठीक है, अब m kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 100 के 100 है, तो अब फार्मूला लिखेंगे m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ देखो LV लिख दी, ठीक है। समझो, जा रहे हैं हम लोग इधर, ऐसे एरो देते जा रहे हैं। ठीक, अब कहाँ पहुँच गया जी? 100 डिग्री पर स्टीम पहुँच गया। अब स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो, तो ठीक है, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ सकता है, वाटर का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो ठीक, अब m kg ऑफ स्टीम एट, मान लो 1 मिनट के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या फार्मूला लिखें? तो डेल्टा H5 m स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम, SS लिख दिए ना, तो समझ लो स्टीम का स्पेस इंटू डेल्टा थीटा, और m SS डेल्टा थीटा हो गया 150 माइनस 100, ठीक, m SS इंटू 50। चलो बाकी सब तो सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वो सब तो सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। हम लोग ये देखे ना, यानी सोच लो m kg आइस था माइनस थीटा नॉट पर, और अगर उसको स्टीम में 150 पर पहुंचाना है तो इतना स्टेप, 5 स्टेप से गुजरना होगा। अगर हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ खींचे, इधर हीट को दिखा रहे हैं, देखो हीट को जो है ना, जैसे हम लोग डेल्टा H से दिखा रहे हैं, कोई कोई बुक जो है कैपिटल Q से भी दिखाता है, तो उस सब को सिंबल तो सिंबल है। देखो जी, पहले कितना टेम्परेचर पर था? तो माइनस थीटा नॉट पर था, आइस माइनस थीटा नॉट पर था। इधर हम लोग टेम्परेचर को दिखा रहे हैं, माइनस थीटा नॉट से टेम्परेचर बढ़ करके इसका 0 हुआ। देखो यहाँ आया तो ये 0 होगा, यही ग्राफ होगा। अब थोड़ा समझना आगे। फिर हम लोग क्या किए, इसको हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर तो 0 के 0 ही रहा, ये वाटर में बदला, यानी कुछ और हीट हम लोग दिए। पहले तो ये डेल्टा H1 वाला पॉइंट, फिर हम लोग इसको हीट दिए, तो टेम्परेचर 0 ही रहा, लेकिन ये वाटर में बदल गया। ये डेल्टा H1 है, ये वाला पॉइंट जो हो गया वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 टोटल हीट में है। मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो हीट लगा वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक। इसके बाद टेम्परेचर 100 पर पहुँचा, टेम्परेचर 100 पर पहुँचा। अब जो है डेल्टा H3 ऐड देना, हीट देना पड़ गया। अब देखो ये 100, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। समझना बात को, थोड़ा स्पेस कम है। तो ये जो पॉइंट हुआ समझ लो डेल्टा H1, ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 लिख नहीं रहे, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। फिर क्या होगा कि अब तो ये वाटर 100 पर पहुंचा, इसको स्टीम में बदलना है, तो स्टीम में बदलना है तो फिर हीट लगेगा,
थोड़ा ऐसा करते हैं कि ये जो है कम स्पेस में ग्राफ बनाना है तो बड़ा बड़ा ना बना करके छोटा कर लेते हैं। देखो जी, ये माइनस थीटा नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये डेल्टा H1 हो गया। अब जो है ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 हो गया। ये 0 डिग्री के 0 डिग्री पे रहा लेकिन वाटर में बदल गया। अब जो है ये 100 में बदला, टेम्परेचर बढ़ करके हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लेना, अब टेम्परेचर 100 के 100 है और डेल्टा H4 हीट दिए, तब जो है ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ, यानी कि टेम्परेचर वही है और ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो देखो यहाँ तक के लिए ही डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, यहाँ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, यहाँ क्या हो गया डेल्टा H4 ऐड कर देंगे, है ना। और अब लास्ट स्टेप, अब 100 से 150 करने में जो हीट लगा, फिर टेम्परेचर बढ़ा और अब टेम्परेचर बढ़ करके 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक। यही जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी देखो शुरू में हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ा, फिर ज्यों कहते हैं फिर बढ़ा, फिर ज्यों कहते हैं अब फिर बढ़ा। तो चलो एक हम लोग कैलोरीमेट्री का बेसिक स्टडी कर लिए। अब इसी में हम लोगों को सीखना है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है। यानी अगर मान लो ढेर सारा हॉट ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, उसको आपस में मिक्स करते तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, इसको कैसे निकालें। तो ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो आज का जो क्लास है यहीं पे रोक दे रहे हैं और अगला क्लास करने के पहले एक बार ज़रूर इसको रिवाइज कर ले तो बेहतर रहेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।